कोरोना काल में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो चर्चा में है वो एजुकेशन और नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको लेकर चर्चा किया जा रहा है, क्योंकि ये तकरीबन 34 साल बाद इस पे एक अमेंडमेंट हुआ है, एक नया सुधार हुआ है, ताकि अब जब प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर जो एक प्रोग्राम चल रहा है, इस तरीके से टैग जो चल रहा है, इस पे कहीं ना कहीं एजुकेशन जो हमारी बेसिक सुधार की ज़रूरत है, ताकि हम अब नए तरीके से एक नए आयाम से एक नए तरीके से हम आ सके फील्ड में, बच्चों को नई शिक्षा दे सके ताकि वो आगे चल के आत्मनिर्भर बन सके। और शिक्षा के साथ साथ बहुत तरीके की इसमें सुधार की बात की जा रही है। इसी कड़ी में अभी जो पहला हमने वीडियो शूट किया था वो मिडिल एजुकेशन यानी कि 10वीं 12वीं इस तरीके के एजुकेशन को लेके एक डिस्कस हुआ था, चर्चा हुआ था। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो हायर एजुकेशन को लेके बात करने वाले हैं, और हमारे साथ जगदीश चौधरी जी हैं। इनसे हम जानते हैं, बालाजी कॉलेज के डायरेक्टर हैं, और यहाँ पे हायर एजुकेशन को लेके जब नई पॉलिसी की अब आज के टाइम में जो चर्चा हो रहा है, तो इस नए पॉलिसी में ये क्या चीज़ देखते हैं, किस तरीके से इस पॉलिसी को इनका देखने का नज़रिया है, और क्या इस पर अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं। सर पीएनएन चैनल प्लीज़। धन्यवाद। सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष को मैं बधाई दे दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, और हम लोग हमेशा पढ़ते रहे कि कलाम साहब का एक सपना था कि 2020 में भारत विकसित राष्ट्र बने। वो विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया कुछ कारणों से, उन पे हम बाद में कभी भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इतना तो कम से कम एक सुकून हुआ कि उस विकसित भारत की नींव सही मायने में अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ रख दी गई है। और इसके साथ मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अगले 10 वर्ष के अंदर जैसा कलाम साहब के मन में एक विजन था एक अच्छे समृद्ध भारत का, विकसित भारत का, वो हम पा सकेंगे। खासकर देखा जाए तो आप लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और नए नए चीज़ों के जो अब अभी एक तरीके से इसमें संशोधित करके एक नया प्रोजेक्ट लाया गया है, इस पे आप लोगों का भी बहुत गहराई से आप छानबीन भी करते रहते हैं। लेकिन एजुकेशन पॉलिसी जो आई है इस टाइम पे, क्या आपको लगता है कि सही मायने में 21वीं सदी की ये पॉलिसी मानी जाए? बिल्कुल। देखिए, हम लोगों के पास जब दुनिया की इकोनॉमी को पढ़ते हैं तो एक शब्द पढ़ने में आता है कि 21वीं सदी भारत की तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी पढ़ने में आता है कि 21वीं सदी में मनुष्य अपने ऊपर खर्च करना चाहता है। अपने ऊपर का मतलब सबसे पहली ज़रूरत तो शिक्षा ही होती है मनुष्य की। इसलिए जो हमारी शिक्षा है वो यदि हमारे ही लिए हो, ये शब्द थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर दें, क्योंकि शिक्षा अभी तक दूसरों के लिए ही हम प्रयोग करते आए। क्योंकि जैसे ही मेरी शिक्षा पूरी होती तो उसके बाद एक ही लोग प्रश्न किया करते कि तुम्हारी एजुकेशन पूरी हो गई तो अब कहाँ नौकरी लगी कि नहीं लगी। इट मीन्स कि मैं दूसरों के सिस्टम में काम करूं, तो ये तो शिक्षा दूसरों के लिए हुई, अपने लिए हुई कहाँ। ये आप लोग कहना चाहते हैं कि यदि ये कमाई का साधन होती है तो ये हमारी बहुत छोटी और सीमित सोच है। शिक्षा बेसिकली सिर्फ कमाने का नहीं है, ये कंप्लीट लाइफ का मामला होता है, जीवन का मामला होता है, जिसमें सारे पहलू होते हैं। आर्थिक पहलू उसका एक हिस्सा है, सामाजिक पहलू उससे कहीं बड़ा हिस्सा है, और मनुष्य का खुद में एक कंटेम्पलेशन करके एक कंटेंटमेंट में एक संतोष प्राप्त करना, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। शिक्षा के लिए कहा जाता है विद्या ददाति विनयम। शिक्षा से हम लोगों को एक ना केवल विनय की भावना आती है, बल्कि अपने अंदर एक इस तरह का आत्मविश्वास आता है जिससे हम जीवन को सही मायने में जीने लगते हैं। और इस नई एजुकेशन पॉलिसी को यदि आप लोग देखते हैं, इसमें चाहे जितने भी शब्द वोकेशनल के लिए प्रयोग किए गए हैं, इसमें जितने भी आप लोगों की स्वायत्त संस्था के लिए शब्द यूज हुए हैं, ये सारे के सारे शब्द एक ही दिशा में इंगित करते हैं कि अब हम लोगों की जो शिक्षा व्यवस्था बनने वाली है उसमें हम लोग उस तरह की एक गुणात्मक शिक्षा की ओर देखेंगे और चलेंगे, जो शिक्षा मनुष्य को सही मायने में मनुष्य बनाएगी। और जिस तरह से हमारे यूनेस्को के 4 ऑब्जेक्टिव हैं एजुकेशन के, खासकर हायर एजुकेशन के, उन्होंने लिया कि लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। यहाँ पर ये चारों बातों बिंदु पे आते हैं। लास्ट में वो कहना चाहते हैं कि हम लोग इकट्ठे जी सकें, क्योंकि आज की शिक्षा के बाद जितने भी ज़्यादा आप लोगों ने ज़्यादा एजुकेटेड लोग देखेंगे, सो कॉल्ड हैं, हालांकि वो अपने आप को कितना अलग रखते हैं दुनिया से, वो कितना दूसरों से मिलने में अपने आप को बड़ा इन्फीरियर सा समझते हैं। इसलिए उन लोगों के मन में जब तक समाज के साथ जुड़ाव नहीं है, जब तक दूसरों के साथ वो समाहित होकर नहीं चल रहा, मैं नहीं मानते कोई शिक्षा जैसी है। इसलिए हम लोगों को लर्निंग टू लिव टुगेदर का जो फार्मूला है, जो भारत की बहुत पुरानी परंपरा है,
तो उसके जब भी हमारी शिक्षा पूरी होती तो उसके बाद बच्चा समाज में जाता, जिसको हम गृहस्थ आश्रम कहते थे। तो वही चीज़ आज यूनेस्को देखता है, और मैं ये मानता हूँ कि यदि आप लोगों की ये नई एजुकेशन पॉलिसी सही तरीके से लागू हो जाती है तो उसके बाद एक अच्छा मनुष्य समाज को मिलेगा जो समाज के निर्माण के लिए आगे आएगा। अगर ये बात किया जाए सर, अभी फ़िलहाल के लिए जो ये नया फॉर्म हो के आया, स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ है बड़े लंबे टाइम के बाद से, और इसमें खासकर हर तबका, पेरेंट्स, शिक्षा से जुड़े लोग, हर कोई एक तरीके से कन्फ्यूजन है, क्योंकि वो चीज़ अभी हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, क्या तरीका होगा। तो एक आसान तरीके से अगर आपसे ज़रिए, शिक्षाविद हैं, इस पे प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, जानकारी भी है, तो हर लोगों के दिमाग में ये बहुत आसानी से समझ में आए, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इसमें हमें 2-3 बिंदु हैं जो समझने चाहिए। सबसे पहला तो लोगों के मन में ये है कि आप लोगों का अब केवल 11th तक स्कूल रहेगा और ये जो 4 साल की बैचलर डिग्री हो गई है तो इसमें कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। तो इसमें हम आपको बता दें कि इनको 2 शब्दों को आप एक बार दोबारा से रिकॉल करें कि भारत में 2 शब्द चलते आए। नंबर 1 इंटरमीडिएट बोलते हैं जब 11वीं 12वीं आप करते हैं। इंटर का मतलब अंतर है, अंतः होता है, मीन्स जो 2 के बीच में ब्रिज का काम करता है, इसलिए इसको हम ब्रिज कोर्स भी कहते हैं। स्कूल जो होता है वो 10वीं तक है और जो कॉलेज हुआ वो आप लोगों ने अभी तक 12वीं के बाद देखा। तो 11वीं और 12वीं एक तरह से ब्रिज कोर्स का काम करते हैं। और जो बच्चा जो कोर्स 11th-12th में लेता है तो वो देखता होगा जब ग्रेजुएशन में जाता है तो फर्स्ट ईयर में लगभग 80% वही सब्जेक्ट पढ़ता है और उतना ही सिलेबस पढ़ता है। इसलिए आप लोगों ने कहीं पहले समय पर देखें, उत्तर प्रदेश में जाएं तो वहाँ पर तो जो इंटर स्कूल नहीं बोलते, वहाँ इंटर कॉलेज ही बोलते हैं। वहाँ आज भी इसको कॉलेज बोला जाता है क्योंकि ये पहले समय में पुरानी जो पॉलिसी थी उसमें इसको कॉलेज में ही रखा गया था। 11वीं 12वीं को स्कूल केवल 10वीं तक होता था। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर इससे कोई ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है कि 11वीं के बाद कॉलेज क्यों शुरू कर दिया गया है, क्योंकि आपकी 12वीं में और आपकी फर्स्ट ईयर में, ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में आप लोग यदि सिलेबस को देखें तो 80% वही सिलेबस है। तो उसको रिपीट करने से फ़ायदा जैसा क्या है। इसलिए उसको यदि आपने कॉलेज में लेकर गए हैं हायर एजुकेशन में तो ये बहुत अच्छा है, मेरा ये मानना है। और इसके बाद पहली बात तो ये हुई कि हमने 4 साल की ग्रेजुएशन कर ली। और इसके बाद दूसरी अच्छी बात आप इसमें देखें कि जो हम लोगों ने रखा कि हम लोग हर साल जैसे फर्स्ट ईयर करके आप लोगों को एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि भारत में अभी भी ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। आज भी बहुत सारे लोग अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ देते हैं। उसके ढेर सारे कारण हो सकते हैं, चाहे वो आर्थिक हैं, पारिवारिक हैं, सामाजिक हैं या स्वास्थ्य के संबंध में हैं, जो भी हैं। लेकिन बहुत से लोग अपनी जो शिक्षा बीच में छोड़ते हैं तो उन लोगों को कम से कम आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और किसी प्रकार की हानि ना हो। तो हम लोग यदि इसको फर्स्ट ईयर पूरा करता और एक सर्टिफिकेट देते हैं, सेकेंड ईयर पूरा करता तो एक सर्टिफिकेशन देते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये अच्छी बात है। आज भी आप लोगों ने ढेर सारी जगहों पर लेटरल एंट्री पढ़ते हैं। जैसे अभी हम लोग बात करें MCA को लेकर भी मैं बात रखता हूँ कई बार, तो आपने देखा जब बच्चा हमारा फर्स्ट ईयर करता है MCA का कोर्स का, तो फर्स्ट ईयर के छोड़ता है बीच में तो MSc कंप्यूटर साइंस उसको बोलते हैं, और 3 साल का पूरा कर लेता है तो हम लोग कहते हैं कि इसने MCA कर लिया। तो इस प्रकार से उसका एक भी साल खराब नहीं गया, तो वो परिवार के लिए भी सहयोग कर पाया, आर्थिक रूप से भी वो काम कर पाया और मानसिक रूप से भी संतुष्टि लेकर चलता है। इसलिए एक पहलू तो ये हुआ जो हमें समझना चाहिए। इसलिए इसके स्ट्रक्चर को लेकर कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा है। दूसरी बात इसमें है कि और मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी देखें कि हम लोगों के यहाँ एक गुरुकुल सिस्टम होता है। गुरुकुल सिस्टम का मतलब आप देखते होंगे कि ऑलरेडी गुरुकुल इधर चल रहे हैं, बहुत सारे जो अपने वैदिक फॉर्मूले पर चलते हैं। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हम लोगों के जितने नवोदय विद्यालय हैं क्या ये गुरुकुल नहीं हैं? ये सब भी तो गुरुकुल हैं। हमारे पास जैनियों के, हमारे पास मदरसों के, हमारे पास बुद्धिस्ट लोगों के, जो उनके जितनी भी शिक्षण संस्थाएं चलती हैं, ये सब अपने अपने गुरुकुल की फॉर्म हैं, रूप हैं अलग अलग। इसमें क्या होता है कि बच्चा वहीं रहता है, गुरु जी भी, उसके अध्यापक भी वहीं रहते हैं, जहाँ विद्यार्थी और गुरु दोनों साथ रहते हैं। इसलिए आप लोगों के जितने मिलिट्री स्कूल हैं, जितने सैनिक स्कूल हैं, जितने नवोदय विद्यालय हैं, ये सब नए रूप हैं गुरुकुल के, ये उसमें चलते हैं। बस करिकुलम का थोड़ा सा अंतर है। तो उससे क्या होता है कि अभी जैसे आपने बात रखी कि कोरोना काल में बहुत अस्त व्यस्त हो गई हमारी शिक्षा व्यवस्था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा परिवार है वो तो आज भी साथ ही रह रहे हैं, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं हुआ। इसकी वजह से बाहर जाते हैं तो हम लोगों को बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। लेकिन जब मेरा विद्यालय, उस परिसर में जितने लोग रहते हैं वो तो एक परिवार ही है,
वो तो कहीं बाहर नहीं जा रहे, वो तो कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहे, तो इसलिए गुरु भी वही है, विद्यालय भी वही है, बच्चे भी वही हैं, सब वहीं चल रहा है, तो वो शिक्षा व्यवस्था तो कोई प्रभावित नहीं हुई कोरोना की वजह से। उनकी एजुकेशन तो ऐसे चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो पद्धति भारत की रही हैं वो बेहतर दिशा के लिए हमें दोबारा से लेकर जा सकती हैं। और इस वक्त जो हम लोगों की स्वायत्तता की बात हो रही है शिक्षा की नई पॉलिसी में, ये बहुत ज़्यादा कल्याणकारी है। जिन लोगों को एजुकेशन की समझ नहीं है वो ज़रूर इससे विचलित हो रहे हैं, अदरवाइज जो थोड़ी सी भी समझ शिक्षा की रखता है वो बहुत खुश है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी फ़िलहाल बच्चों ने कोरोना काल में अपने जो पास आउट हुए हैं 10वीं 12वीं के ऊपर बहुत ज़्यादा माथापच्ची चला, काफ़ी लंबे और बड़े डिले में एक इनके रिज़ल्ट आए। ऐसे बच्चे खासकर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए, काफ़ी लंबे टाइम से वो अपने स्कूल से वंचित रहे। तो इन बच्चों के लिए इस जो अभी नया पॉलिसी जो आया है इस पर कैसे आप देखते हैं, किस तरीके से इनके लिए सहूलियतें होंगे, क्योंकि जब ये हायर एजुकेशन में अब जाने वाले हैं तो कहाँ ये इनके लिए कारगर साबित होगा? देखिए, इसमें दोनों बातों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना काल में, फिर मैं रिपीट कर दूं, केवल वही शिक्षण संस्थान प्रभावित हुए हैं जो कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लेकर चल रहे हैं। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये उसी अपनी गुलामी से आज़ादी दिलाने का एक फार्मूला है। इसलिए यदि हम लोग ये देखते हैं कि कोरोना काल में यदि बच्चों की शिक्षा में थोड़ा गैप आया, तो लेकिन एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि कोरोना काल कब आया, जब मार्च शुरू हो जाता है आपका। इसका मतलब हुआ कि परीक्षाएं भी थोड़ी बहुत हो भी गई हैं, कुछ रह गई हैं। इसका मतलब है कि उनकी पढ़ाई, उनकी तैयारी तो लगभग पूरी हो ही गई थी, सत्र तो पूरा ही था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एक महीना 2 महीना या 3 महीना जो अभी जुलाई में सत्र शुरू हुआ करते थे वो सितंबर या अक्टूबर तक चले जाएंगे। जैसे सरकार के आदेश आ भी गए हैं कि अक्टूबर में आपके कॉलेजेस शुरू हो जाने सभी, और मैं समझता हूँ कि शायद आपके सितंबर में हरियाणा के विद्यालय भी शुरू हो जाएंगे। हायर एजुकेशन जो विद्यालय की जो अपर क्लासेज हैं 9th 10th 11th ये शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो थोड़ा सा गैप जो आ रहा है, जिसकी वजह से हमें चर्चा करनी पड़ रही है कि बच्चों को पढ़ाई में कुछ गैप आया, जिसकी वजह से दोबारा से यदि शिक्षा में जाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ेगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि भारत के जो शिक्षा तंत्र है, और नंबर 1 और नंबर 2 भारत की जो अपनी यहाँ की एक जो पर्यावरण की संरचना है, यहाँ की जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, यहाँ के वातावरण की जो अपनी एक वाइब्रेशन है, वो मनुष्य को मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाती है। वो हम लोगों को छोटे मोटे तनाव से तो वैसे ही निकालने के लिए ले जाती है। और दूसरा, हम लोग क्योंकि बेहतर दिशा में, कल्याण की दिशा में जा रहे हैं, तो ये बहुत आसान है। इसमें तनाव जैसा कहीं मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, सिवाय इस बात के कि हम लोगों का सत्र 2 महीने पीछे चला गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और विद्यालय के बच्चों के लिए हम लोगों को इतना कमज़ोर ना माने कि यदि 3 या 4 महीने नहीं पढ़े। हालांकि बहुत सारे विद्यालय अपनी ऑनलाइन कक्षाएं दे रहे हैं, बच्चों से बस इंटरेक्शन हो जाए इतना ही काफ़ी है। क्योंकि हम लोगों को इतना मन में बवाल नहीं बनाना चाहिए कि इतना सिलेबस होना चाहिए, उतना, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब तो क्योंकि सिलेबस में भी बदलाव हो जाएंगे और बहुत कुछ अच्छे तरीके से विद्यालय अपना कर पाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। कुल मिला जुला कि आपके नज़रिया से ये जो अब नई पॉलिसी आई है हर तरीके से हितकारी समझ में आ रहा है। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों से सिर्फ यही, पूरे भारत समाज को पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये नई एजुकेशन पॉलिसी एक सही समय पर आ गई है। दूसरी बात, इसमें हमें 100% सहयोग करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो शिक्षा की ठीक शायद समझ नहीं रखते, उनको कुछ तकलीफ़ें हो सकती हैं। कई लोगों के मन में ये प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो तनाव हो सकता है, तो इसमें प्राइवेटाइजेशन जैसा नया कुछ नहीं है। ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन हमारे स्कूल सिस्टम में देख सकते हैं। सरकार के जितने स्कूल हैं उनसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं, जितनी सरकार की यूनिवर्सिटी हैं उनसे ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑलरेडी भारत में है। तो इसलिए ये चीज़ें मन में ना लाएं कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा। स्वायत्तता ज़रूर बढ़ेगी। स्वायत्तता से ये जो लोगों के मन में डर आ रहा है कि इससे लोगों में भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, प्राइवेट लोग इसका नकारात्मक लाभ उठाएंगे, तो मैं बता देता हूं कि जो शिक्षण संस्थान स्वायत्तता या ऑटोनॉमी का नकारात्मक लाभ उठाएगा, 3 से 4 साल के अंदर भारत का समाज उसको उखाड़कर बाहर फेंक देगा और वो कभी सर्वाइव नहीं कर सकता। हर माता पिता अपने जीवन का सबसे बड़ा जो धन है उसकी संतान और अपने जीवन की पूंजी उस बच्चे पर लगाता है। इसलिए वो एक ऐसे विद्यालय और ऐसे शिक्षण संस्थान में पढ़ाना चाहता है जहाँ पर अच्छी शिक्षा हो,
इसलिए हम लोगों के मन में यदि ये भय है कि प्राइवेट शिक्षण संस्थान व्यापार शुरू कर देंगे तो ये गलतफहमी है। 3 से 4 साल में उन सब का व्यापार खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो चीज़ें निखर कर और निकल कर आएंगी वो वही होंगी जो अच्छी संस्थाएं हैं, क्योंकि माता पिता आज भी बहुत सारे विद्यालय चुनकर अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। उसके बाद तो सर्वाइव ही वही कर पाएंगे, बाकी विद्यालय समाज जब उनको स्वीकार नहीं करेगा तो अपने आप बंद हो जाएंगे। और ये याद रखना चाहिए कि जब भी बेहतर कुछ आता है तो उससे पहले थोड़ा पानी हिलता है, तो धूल मिट्टी अभी इस वक्त उसमें मिली हुई दिखाई पड़ रही है, धीरे धीरे सब बैठ जाएगी 2 से 4 साल के अंदर। हमारे व्यावसायिक शिक्षा को लेकर, हमारी आत्मनिर्भरता को लेकर और हम लोगों के जीवन में एक सुकून लाने वाला ऐसी शिक्षा व्यवस्था होगी, मैं ऐसा मानता हूं। और शायद यही इसके ऑब्जेक्टिव भी हैं और ये उसी पुराने स्वर्णिम भारत की ओर लेकर जाएगा। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।